हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 16th ऑफ मार्च। तो चलिए पहला टॉपिक, ये बेसिकली मैप जो आपको दिख रहा है मेडागास्कर और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, यानी कि इस तरफ इंडियन ओशन और इस तरफ अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे जो टंजानिया, मालावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, और ये मेडागास्कर जो अपने आप में एक देश है, बेसिकली इंडियन ओशन आइलैंड्स में आपको देखने को मिल जाएगा, मालदीव्स, मॉरिशियस, सेशल्स, मेडागास्कर, तो उसी का ये पार्ट है। और ये क्यों चर्चा में है, अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देखेंगे साइक्लोन फ्रेडी, बेसिकली साइक्लोन फ्रेडी जो है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स साबित हो रहा है, और अभी इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि लगभग 60 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं इस साइक्लोन की वजह से। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये सर्दर्न हेमिस्फीयर में, बेसिकली सर्दर्न हेमिस्फीयर इन द सेंस कि आपको मैप वापस से दिखाए, आप देखो ये सर्दर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि ऊपर रशिया वाला जो रीजन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, आर्कटिक वाला, और ये आपका एंटार्क्टिक वाला जो रीजन है। तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन माना जा रहा है, जो कि सर्दर्न अफ्रीका को हिट किया है दूसरी बार। हमने ये देखा साउथ अफ्रीका वाला रीजन और ये सर्दर्न अफ्रीका वाला रीजन, इधर ही ये हिट किया है। अब जो ये फ्रेडी है, बेसिकली ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स माना जा रहा है सर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमने देख लिया है, और कहीं ना कहीं ये लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल भी है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो WMO है, इसका हेडक्वार्टर्स आपको जेनीवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेडी जो है वो ट्रैवल करा है इतना किलोमीटर का डिस्टेंस, जो कि इंडियन ओशन से मेडागास्कर होते हुए, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कंट्री स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए, सर्दर्न अफ्रीका वाला रीजन मेडागास्कर, और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब ये काफी ज्यादा भयानक होता गया है, सरपासिंग हरिकेन जॉन, जो कि 31 दिन का था, अभी तक का ये हाईएस्ट है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आप देखोगे तो अभी तक का हरिकेन जॉन जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो दिनों तक रहने वाला हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं साइक्लोन फ्रेडी भी जो है वो अपने आप में डिस्ट्रक्टिव होता चला जा रहा है, तो इस वजह से ये भी काफी डेडली माना जा रहा है, और ये लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन बन चुका है। यानी कि पहले हरिकेन जॉन हुआ करता था, लेकिन अब साइक्लोन फ्रेडी जो है अभी तक कंटिन्यू है, तो इस वजह से लॉन्गेस्ट आपको अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछा जाएगा तो साइक्लोन फ्रेडी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद में कहीं ना कहीं आपका पूरा जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा साइक्लोन से रिलेटेड। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि डेली करंट अफेयर्स आप लोग फॉलो करिए, क्योंकि जो लोग सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उनको आप में अपने आप में ये जो ग्राफ है वो ग्रोथ का काफी ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। और कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, या आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, इवन ईपीएफओ का एग्जाम हो, स्टेट एसएससी वगैरह का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, इवन आप मतलब करंट अफेयर्स अगर वेटेज रखता है, तो ये वादा है इस चैनल का, ये वादा है रजत दुबे का आप सबसे, कि कहीं ना कहीं इससे बाहर क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस जुड़े रहिए, पेन पेपर लेकर के हमेशा रहिए, क्योंकि यहाँ पढ़ने का मतलब है सिंसियरिटी के साथ में पढ़ना, और अपने नोट्स को बनाते रहिए, और पूरा वीडियो को ईमानदारी से देखिए, और हर दिन देखिए, कंसिस्टेंटली देखिए, और इससे आप अपने आप ग्राफ को देखिएगा नॉलेज के। नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली एक रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म है, और कहीं ना कहीं लो प्रेशर सेंटर होता है। जब लो प्रेशर आपको सेंटर देखने को मिलेगा, तो वहां पे क्लोज्ड लो लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। जब भी सेंटर में लो प्रेशर होगा, तो आसपास में जो है वो भी लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन घेर के रखेंगे। इसके अलावा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स इरप्ट होंगे, ठीक है, और फिर ये स्पाइरल बनाएंगे, अरेंजमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है, जहां पे वायलेंट विंड्स, हेवी रेनफॉल और स्टॉर्म सर्जेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो विंड्स जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज जाता है सर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी हम इस चीज को भी समझेंगे, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अभी हमने देखा रशिया वाला रीजन, तो उधर काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे बॉटल का जो ढक्कन होता है, उधर आप देखोगे हम जो इसको खोलते हैं, तो ये क्या रहता है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, और जो वॉच रहता है वो वॉच का जो घड़ी के हिसाब से चलता है वो क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज मतलब सर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज। और कंडीशंस क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से कंडीशंस फेवरेबल है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। पहला, लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, जिसका सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, बेसिकली ये कोरियोलिस फोर्स जो है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी प्रेजेंस होना चाहिए। फिर स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, स्मॉल वेरिएशंस, कई बार एग्जाम में आ जाएगा लार्ज वेरिएशंस, तो इसलिए स्मॉल वेरिएशंस तीनों इंपॉर्टेंट है। सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या उससे से ज्यादा, कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना, और स्मॉल वेरिएशंस वर्टिकल विंड स्पीड में।
इसके अलावा आप देखोगे तो प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ हम वापस आते हैं अपने इमेज पे पहले, और अब यहां से हम समझते हैं। देखिए क्या है कि लो प्रेशर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब ये जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे वार्म जो मॉइस्ट एयर है वो ऊपर की तरफ, जैसा कि हम पढ़े हैं हमेशा लैंड एंड सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट में, जब आप कंडक्शनल मतलब जो कंडक्शन कन्वेक्शन वाला पार्ट होता है, तो जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है कि वार्म एयर राइजेस अप कोल्ड एयर सेटल्स डाउन, तो ये वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और कहीं ना कहीं ये लो प्रेशर में आई क्रिएट हो रहा है, तो ये वार्म एयर जो है वो यहाँ से सेटल भी हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रहा है, कूल एयर सेटल होता जा रहा है और ऊपर आसमान में जाकर के ये मॉइस्चर भी लेके जा रहे हैं, तो साथ साथ में रेनफॉल क्रिएट कराते हैं। और ये काउंटर क्लॉकवाइज इसलिए आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये इसका जो चक्का है मतलब घूमने वाला जो है, बेसिकली ये आप देखो कि आउटफ्लो जो है वो इस तरीके से कुछ हो रहा है जो कि आपको उल्टा दिशा में देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जो कि साइक्लोन से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 38% से ज्यादा लोगों ने क्लेम किया है लैंड जो कि बेसिकली फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये एक्ट क्या है, तो ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट राइट्स वगैरह को और साथ साथ में फॉरेस्ट ड्वेलिंग का अधिकार किसको, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और बाकी के ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, और कहीं ना कहीं इसको बाकी कुछ एक्ट से भी जाना जाता है। हाँ, यहाँ पे राइट होता है सेल्फ कल्टीवेशन का और हैबिटेशन का, जो कि यूजुअली माना जाता है इंडिविजुअल राइट्स। सेल्फ कल्टीवेशन का अधिकार होता है। कम्युनिटी राइट्स में क्या क्या आता है, तो ग्रेजिंग एक्टिविटीज, फिशिंग और एक्सेस टू वाटर बॉडीज इन फॉरेस्ट्स। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो कम्युनिटी राइट्स है उसमें कौन कौन से राइट्स कवर होते हैं, तो ग्रेजिंग, फिशिंग और एक्सेस टू वाटर बॉडीज। फिर हैबिटेट राइट्स की बात कर लें तो पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, टोटल हमारे यहाँ 75 है, सबसे ज्यादा ओडिशा में है। ठीक है, ढेबार कमीशन के रिपोर्ट पे आया था। मिनिस्ट्री कौन सी है रिस्पॉन्सिबल, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्सेस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो बायोडायवर्सिटी का एक्सेस होना और ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और ओनरशिप का अधिकार देना, कलेक्ट करना, यूज करना और डिस्पोज करना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे तो जो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह भी हैं उन सबकी भी बात हम कर सकते हैं। साथ साथ आप देखोगे तो ग्राम सभा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये अथॉरिटी है जो इनिशिएट करती है कि फॉरेस्ट राइट्स वगैरह को लेकर के, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को लेकर के, यानी कि ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसमें जो सबसे ज्यादा पावर जो है वो ग्राम सभा को दिया गया है। बगैर उनके पावर के वो राइट्स को हैम्पर नहीं किया जा सकता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में डायरेक्ट आ सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 73rd और 74th से जो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आई हैं उनका भी आपको देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी हमने देख लिया है कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह होना चाहिए और शेड्यूल्ड ट्राइब हो उस एरिया का प्राइमरीली जो है वो 2005 से पहले रह रहा हो 13 दिसंबर, और इसके अलावा वो डिपेंडेंट हो फॉरेस्ट लैंड पे ही अपने लाइवलीहुड के लिए। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली फॉरेस्ट वगैरह को लेकर के यहाँ पे वही सारी बातें की गई हैं। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, सिप्री रिपोर्ट। तो बेसिकली ये बताता है कि भारत जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है एज आर्म्स में, एज पर सिप्री रिपोर्ट, यानी कि भारत लार्जेस्ट, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं आर्म्स को सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से। आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल, इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर। और इसके अलावा आप देखोगे तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है पिछले 5 साल में, जो कि 2018 से 2022 तक में। और सिप्री ने आइडेंटिफाई किया है इंडिया को, सऊदी अरेबिया को, कतार को, ऑस्ट्रेलिया को और चाइना को, जो कि टॉप 5 इंपोर्टर्स हैं। तो इंडिया भी है, ठीक है, साथ साथ आप देखोगे सऊदी अरेबिया भी है, कतार भी है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है और चाइना भी है। ये 5 नेशंस हैं जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए हैं। 36% जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। इसके अलावा रशिया जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है आर्म्स का भारत को 2013 से 2022 तक। तो सबसे ज्यादा हमने आर्म्स इंपोर्ट किससे किया है, तो वो रशिया से किया है। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है। तो मीनवाइल हमारा जो रिलेशन है वो भी आपको ये दर्शा रहा है। रशिया जो है 45% भारत को इंपोर्ट करता है, ये डेटा नहीं याद रखना है, लेकिन रशिया, फ्रांस और यूएसए से। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है म्यांमार को, ठीक है, आफ्टर रशिया एंड चाइना। तो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, मेक इन इंडिया को बूस्ट कर रहे हैं और अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी कहीं ना कहीं हम मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट की तरफ हम बढ़ सकें। भारत इसके अलावा कई सारा आर्म्स एक्सपोर्ट भी करा है, जैसे रशिया, फ्रांस और इजराइल से हम काफी ज्यादा ले रहे हैं। और इसके अलावा साउथ कोरिया भी बहुत बड़ा मार्केट है और हम इवन साउथ अफ्रीका को भी अपने आर्म्स को भेज रहे हैं। और ये
जो है वो दृश्य दिखाता है कि किस तरीके से हमारी जो डिफेंस है वो दिन रात जग करके मेहनत करके हमारे देश का कहीं ना कहीं ख्याल रखती है। तो हमें इनके लिए भी एक सल्यूट जो है वो बनता है। नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको जो सिप्री है उसके बारे में। तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है, आर्म्स कंट्रोल वगैरह से। इसको स्टैब्लिश 1966 में किया गया था और इसके अलावा ये पॉलिसी मेकिंग का काम करता है और ये बेस्ड है कहाँ, स्टॉकहोम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम में ये बेस्ड है और इसके अलावा ये रिसर्च वगैरह का काम करता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह को प्रमोट करने से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड क्यों चर्चा में है, एक्चुअली उसको ज्यादा उससे इंपॉर्टेंट है कि उसका कंटेक्स्ट क्या है। तो सीधा कंटेक्स्ट पे आते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर सेक्शन 48 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डायरेक्ट सवाल आ सकता है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड किसके तहत बनाया गया है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी फंड यही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे अवेल कराना डिजास्टर्स के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट 75% देता है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एलोकेशन में जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए और 90% स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए और ये सारे। इसके अलावा इसको ऑडिट कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है हर साल, यानी कि कैग करता है। कैग कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 148। ठीक है, इस वक्त करंट कैग कौन है कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइए, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट ला रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इन वीडियोस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि जो व्यूज है वो उतना अप्रिशिएटेबल नहीं लग रहा है। ऑल्दो आप जाकर के यूट्यूब में कहीं पर भी आप इसको रिसर्च कर सकते हो, आपको इस लेवल पे करंट अफेयर्स जो है वो मिलना मुश्किल है और इसके बावजूद आप लोग बहुत ज्यादा इस चीज को एफर्ट नहीं दे रहे हो कि मतलब इसको शेयर भी किया जाए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाया भी जाए। तो खैर आपका है वो। इसके अलावा सेंट्रल कंट्रीब्यूशन यही है कि हाँ इन चीजों को लेकर के फाइनेंस कमीशन के हिसाब से काम करना और 13th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे ये बनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, 13th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जो स्पेशल कैटेगरी वाला है वो भी हमने करंट अफेयर्स के लेक्चर में लिया है, तो आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। यहाँ इसीलिए हम बोलते हैं डेली रहने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका डेली रिवाइज होता रहेगा। चलिए, इसके अलावा आप देखोगे तो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यूज किया जाना चाहिए सिर्फ इमीडिएट रिलीफ के लिए विक्टिम्स के, और जो डिजास्टर्स कवर्ड हैं जैसे कि साइक्लोन, ड्रॉट, सारे ही हैं, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, तो ये सारा आप देख सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो। लोकल डिजास्टर की बात कर लें तो स्टेट गवर्नमेंट यूज कर सकता है 10% अपना फंड्स का जो कि एसडीआरएफ में है, ताकि वो विक्टिम्स को रिलीफ दे सके नेचुरल डिजास्टर्स में जिसको डिजास्टर कंसीडर नहीं किया गया है और लोकल कंटेक्स्ट में वो आता है। ठीक है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक निकालती है लिस्ट जहां पे वो डिजास्टर्स का लिस्ट निकाली है, जो कि अभी हमने देखा। अब इसके बावजूद अगर कोई लोकल कंटेक्स्ट में डिजास्टर आता होगा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड्स का जो उसके पास है वहां से 10% का इस्तेमाल कर सकती है विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। उनके अप्रूवल से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट और लास्ट हमारा मैकारे आइलैंड। तो ये आपको मैप दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया वाला रीजन इधर ही वो लाई करता है। ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है मरीन जोन बनाने के लिए इन आइलैंड्स के पास में, और ये लोकेटेड है साउथ ईस्ट ऑफ तस्मेनिया और ये साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पार्ट है। मैकारे आइलैंड डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन से ओशन का पार्ट है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये आइलैंड जो है वो मतलब रिज बनाता है जो कि पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच में है। और बाकी आप देखोगे तो ये जियो कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस वगैरह भी है और इकलौता पीस ऑफ लैंड है जो कि प्रोटेक्शन देने से जुड़ा हुआ है, और साथ साथ में तस्मेनियन रिजर्व भी है, आपको वर्ल्ड हेरिटेज एरिया में भी आता है और इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी दर्जा दिया जा चुका है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का। ठीक है, तो ये हमारा डेली जो है बेसिकली आप देखोगे तो करंट अफेयर्स का 5 टॉपिक्स था। बाकी आपको मतलब ये सारा जो है वो भाई तस्मेनिया वगैरह का रीजन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये जो आएगा वो मैप आप यहाँ से जैसे देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको दिख रहा होगा और तस्मानिया का जो रीजन है ये आप देख सकते हैं, तस्मान सी भी है, कैनबेरा उसकी राजधानी। तो कैनबेरा कहाँ लाई करता है ये भी पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो आप देखोगे साउथ में है और बेसिकली साउथ के ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट में इसका जो है आपको वो देखने को मिल जाएगा। कोरल सी यहाँ पे है, ये वनातू आइलैंड भी है, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस करा था। ठीक है, तो सोलोमन आइलैंड्स भी आप देख सकते हो, पापुआ न्यू गिनिया वगैरह, इंडोनेशिया। तो इस तरीके से आप मैप को भी रिलेट कर सकते हो। और ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी बताते रहिएगा आपकी तरफ से कैसा लग रहा है कंटेंट, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए शेयर करने का। बाकी भी हमारे चैनल पर जो कंटेंट आ रहे हैं उसको सिंसियरली देखते रहिए, और बहुत जल्द हम इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाले हैं
पूरे के पूरे जियो पॉलिटिक्स को समझाते हुए, चाइना के एंगल को समझाते हुए। तो चैनल को बस जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके, और बस ऐसे ग्रेट कंटेंट्स एब्जॉर्ब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए कि हम इस रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ सके आपके साथ से। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।